कैसा लगा मेरा और आचार्य का ये उपहार धनानंद? तुम यही सोच रहे होगे कि पांडु के शव को तुम तक पहुंचाने के लिए मैंने ये स्थान ही क्यों चुना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ स्मरण करवाना चाहता हूँ। वर्षों पूर्व इसी स्वर्ण प्रतिमा के शीश की चोरी के साथ पहली बार हमारे मार्ग टकराए थे। उसी चोरी के लिए तुमने पांडु की उंगली काटी थी, किंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे जन्मदिन के उत्सव के मध्य से तुम्हारी प्रतिमा के इस स्वर्ण शीश को चुराने वाला और कोई नहीं, मैं था। जो घटनाक्रम उस दिन आरंभ हुआ था उसका एक अध्याय आज पांडु की मृत्यु के साथ संपन्न हुआ है। और आज पांडु के शव को देखकर तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैंने उसकी हत्या कहाँ की और तुम्हें कौन सी नई पराजय प्राप्त हुई है। हाँ धनानंद, वही स्थान जो तुम्हें संसार में सबसे अधिक प्यारा है, तुम्हारी सोने की खान। चंद्रगुप्त! वर्षों से ये सोने की खान दासत्व, शोषण, बंधन और लालच का जीता जागता उदाहरण बनकर रही है, किंतु आज से ये एक ऐसा स्थान बनेगा जहां की मिट्टी जो स्वर्ण उगलती है हमारी मातृभूमि की स्वर्णिम भविष्य की रचना करेगी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की, राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य की, मौर्य वंश की। क्षमा करें सम्राट, पर यह समाचार सही है। हमारे सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने वर्ण खान में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और तो और उन्होंने वहां पे जाने वाले सभी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। सम्राट, तुरंत सेना सच कीजिए ज्येष्ठ। मेरे स्वर्ण की खान को अपने अधीन करने का स्वप्न देखने वाले तिलचट्टे की चिता अब वहीं जलेगी। जी सम्राट। मुझे किसी भी प्रकार से धनानंद को थोड़े समय के लिए रोकना होगा ताकि मैं चंद्रगुप्त को इस आक्रमण के लिए सतर्क कर सकूं। धनानंद, अभी तो ज्येष्ठ पांडु की अंतिम क्रिया भी संपन्न नहीं हुई। ये समय इस प्रकार विचलित होकर निर्णय लेने का नहीं है। तुम्हें तो उनके मेरे ज्येष्ठ पांडु की अंतिम क्रिया अवश्य होगी तारा, किंतु यदि मैंने अभी ऐसा किया तो मेरे हाथ से मेरा साम्राज्य, मेरे लोग, मेरा वर्चस्व सब कुछ चला जाएगा। मैं अपने शत्रुओं की आंख में आंख डालकर ये दिखाना चाहता हूं कि मगध आज भी अपने शत्रुओं की आंखों में आंखें डालकर उन्हें उनका स्थान दिखा सकता है, और यही करने में जा रहा हूं, उस तिलचट्टे को उसका स्थान दिखाने। आज उस कुटिल ब्राह्मण चाणक्य को यह स्वीकार करना ही होगा कि इस धरती पर भारत का कोई अस्तित्व नहीं। यहां सदा से मगध था, मगध है और मगध ही रहेगा। आज मगध का सूर्य उस तिलचट्टे को अपनी ऊष्मा से जलाकर भस्म कर देगा। यदि धनानंद द्वारा भारत की प्रजा पर किए गए प्रत्येक अत्याचार पर भी तुम्हें इतना ही क्रोध आया होता, या तब भी तुमने इतना ही रोष प्रकट किया होता अमात्य राक्षस, तो आज तुम इस कारागार में बंदी नहीं बने होते। तुम्हारा उत्तर हम जान चुके हैं अमात्य राक्षस। अब हमारा प्रत्युत्तर सुनो। तुम यहीं इसी कारागार में बंदी बनकर रहोगे और अपने सम्राट के वर्चस्व को, उस
के प्रत्येक स्तंभ को गिरते हुए देखोगे। धनानंद के किए गए अपमान का उत्तर देने के लिए आचार्य ने अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो नंद वंश का समूल नाश करेंगे। और अब केवल नंद वंश के 3 ही कुलदीपक जीवित हैं, पांडु, कैरव्रत और स्वयं धनानंद। और शीघ्र ही ये कुलदीपक भी बुझा दिए जाएंगे। जब इन तीनों मशालों में से कोई एक मशाल बुझे तो स्वयं समझ जाना अमात्य राक्षस कि नंदवंश का एक और कुलदीपक चंद्रगुप्त के हाथों काल का ग्रास बन गया है। रुकिए राजकुमारी। इससे पूर्व जब भी मैंने आपसे बात की, आंखें झुकाकर बात की राजकुमारी, परंतु आज आपकी आंखों में आंखें डालकर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप जो भी कर रही हैं और जो भी आपने किया, ऐसा करने से आपको लज्जा नहीं आई? चंद्रगुप्त जैसे देशद्रोही को मृत्युदंड मिलना योग्य है, परंतु आप जैसे देशद्रोही को मृत्युदंड से भी भीषण दंड मिलना चाहिए। आपके भाई सम्राट धनानंद ने आपके एक मुस्कान के लिए क्या नहीं किया? धरती पाताल आकाश एक कर दी। और उनके प्रेम का ऋण आपने विश्वासघात के साथ चुकाया राजकुमारी। उनके प्रेम के बदले उचित तो यही होता कि आप जन्म लेते ही मर जाती राजकुमारी। कदाचित उनको यह दिन तो नहीं देखना पड़ता, ऐसा अपमान तो नहीं झेलना पड़ता कि आज उनकी बहन उनके साथ नहीं, उनके घोर शत्रु चंद्रगुप्त के साथ खड़ी है अपने भाई सम्राट धनानंद के विरुद्ध। क्यों? आपको क्या लगता है अमात्य, ये दुख, ये विश्वासघात की पीड़ा जो इस समय सम्राट भोग रहे, इस संसार में केवल उन्हीं ने भोगा है? नहीं अमात्य, हाँ, ये अवश्य है कि वो सदैव पीड़ा देने वालों में से थे। नियति के चक्र ने उन्हें इस यातना का अनुभव कराया है। और जहां तक प्रश्न है मेरी निष्ठा का, तो मुझे गर्व है कि मैं सत्य और धर्म के पक्ष में चंद्र के साथ खड़ी हूं। मेरी एक बात स्मरण रखिएगा राजकुमारी, कि यह इतिहास चंद्रगुप्त के प्रति तुम्हारी निष्ठा को लेकर नहीं, अपितु अपने भाई के साथ किए हुए विश्वासघात को लेकर सदैव स्मरण रखेगा। अमात्य राक्षस, यदि निष्ठा और विश्वसनीयता संबंधों पर निर्भर करती तो विभीषण भी श्री राम का नहीं, अपने भाई रावण का साथ देता। शत्रुओं के विरुद्ध खड़े रहने के लिए साहस चाहिए, किंतु उससे अधिक साहस धर्म की राह से भटके अपनों के विरुद्ध खड़े रहने के लिए चाहिए अमात्य।
और दुर्धरा ने इस धर्म युद्ध में अपने भाई का नहीं, सत्य और धर्म का साथ देने का निर्णय लिया है। और उनके इस चुनाव को इतिहास सदैव स्मरण रखेगा। चंद्रगुप्त! इससे आगे बोलने से पूर्व यह समझ लीजिए अमात्य राक्षस के जो आपके सामने खड़ी है वो मगध की राजकुमारी नहीं, पीपली वन की महारानी है। इसलिए इनके विरुद्ध मैं कोई अपशब्द नहीं सुन सकता। आपसे विनती है कि आप अपनी मर्यादा में रहिए। एक बार ये अमात्य राक्षस यहां से बाहर आ जाए, मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य! आशा करती हूँ चंद्रगुप्त और आचार्य सज्ज होंगे धनानंद के अगले प्रहार के लिए। रुक जाओ तारा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य करो। युद्ध पर जाने से पूर्व मेरा प्रेम मगध की रानी मेरी पत्नी मेरा विजय तिलक करे, क्योंकि जब मैं विजयी होकर लौटूंगा तब तुम पुनः इसी प्रकार मेरा तिलक कर सको। ये केवल तुम ही कर सकते हो धनानंद। एक ओर मैं तुम्हें रक्त रंजन रोकने को प्रेरित कर रही हूं और तुम मुझे ही युद्ध पर जाने से पूर्व अपने रक्त का तिलक लगाने को कह रहे हो। तुम ही तो कहती हो तारा कि युद्ध पर रक्त बहाना चाहिए, तो लो बहा दिया मैंने अपना रक्त। तारा ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि मुझे मारने के लिए मेरे शत्रु कुछ भी कर जाएंगे। अभी तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ हो या उनके। मेरा साथ देने के लिए मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा, किंतु मैं तुम्हें मुझे रोकने भी नहीं दूंगा। ईश्वर करे इस युद्ध से तुम इस वास्तविकता को समझ जाओ कि महान शासक बनने का मार्ग निर्दोषों के रक्त से नहीं बनता, बल्कि उनकी रक्षा से बनता है, उनके जीवन में समृद्धि लाने से बनता है। एक श्रेष्ठ शासक अपनी प्रजा के रक्त का नहीं, प्रेम का प्यासा होना चाहिए। जब तक ये अमात्य राक्षस जीवित है
मैं सम्राट दानानंद को अकेले युद्ध में नहीं जाने दूंगा। अब यहां से बाहर निकलने के लिए क्या करूं मैं? क्या पानी की आवश्यकता है मुझे, जल की आवश्यकता है मुझे। मेरी खांसी नहीं रुक रही, शीघ्र करो। अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करो अमात्य। ये ताला इन चाबियों से नहीं खुलने वाला, क्योंकि तुम्हारे और दूरधरा के मध्य जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात चंद्र ने इस ताले की चाबी दूरधरा को सौंप दी है। और वैसे भी इस बंदी गृह से मुक्त होने के पश्चात तुम्हारे करने हेतु कुछ शेष बचा ही नहीं है। अब तक तो चंद्र और आचार्य ने अपनी अगली चाल चल दी होगी। आचार्य, मेरे विचार से हमें स्थूल और कुछ सैनिकों को अपने साथ लाना चाहिए था। जो जहां है उसे वहीं होना चाहिए चंद्रगुप्त। इससे पहले कि धनानंद हमारे आक्रमण को विफल करे, हमें गंगा तट पर स्थित उसकी छावनी पर आक्रमण करना होगा। जी आचार्य। सम्राट, अभी सूचना मिली है कि गंगा तट स्थित पर हमारी छावनी की ओर शत्रुओं ने कूच किया। चंद्रगुप्त भी सोने की खान से निकल चुका है सम्राट, और वो भी उसी छावनी की ओर बढ़ रहा है। हमारे लिए सही अवसर है सम्राट कि हम पुनः अपने स्वर्ण की खानों पर अपना आधिपत्य सिद्ध कर सके। आश्चर्य है मुझे कि मेरे सारे भाइयों में केवल आप बचे हैं ज्येष्ठ, और उससे भी अधिक आश्चर्य मुझे इस बात का है कि आप परिस्थिति की गहराई अब भी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते आप कि हमारे लिए संकट का विषय वो स्वर्ण की खान नहीं, वो तिलचट्टा चंद्रगुप्त है। वो स्वर्ण की खान मेरी थी और मेरी ही रहेगी। इस समय मुझे मेरे सबसे बड़े सलाहकार और सहायक महामात्य की कमी अखर रही है। आप जाइए और वो जहां भी हैं उन्हें लेकर आइए, और यदि कोई आपके मार्ग में आया तो उसे हटा देना। एक नाविक अपनी नाव से संबंधित किसी भी समस्या को कभी तुच्छ नहीं समझता। यदि नाव में कोई भी समस्या हो तो तुरंत उसका निदान करता है, क्योंकि वो ये बात भली भांति जानता है कि नाव की यही छोटी सी त्रुटि समुद्र में उतरने के पश्चात उसके डूबने का कारण भी बन सकती है। नाविक का यही गुण हमें अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के संबंध में अपनाना चाहिए। अधिकतर हम भी कोई रोग होने पर उसका उपचार नहीं कराते, और यदि समय पर रोग का उपचार ना किया जाए तो वो न केवल हमारे लिए अपितु हमारे अपनों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। स्मरण रहे, समय पर सावधानी बाद की ग्लानि से भली। नीतियां मेरी, नियति आपकी। कल सूर्यास्त तक धनानंद इस छावनी को पूर्ण रूप से सज्ज कर देगा। यदि ऐसी बात है तो हम कल रात्रि मगध की धरती पर अपना प्रथम आक्रमण करेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार करने की ओर अपना अगला कदम बढ़ाएंगे।
चंद्रगुप्त रुको। हमें अभी इसी समय यहां से चलना होगा। क्यों आचार्य? आचार्य, हमारा पल्ला भारी है और देखिए इस छावनी को हम सरलता से जीत सकते हैं। आचार्य, धनानंद स्वयं चलकर आ रहा, हम उसका अभी अंत कर सकते हैं और मगध सूर्यास्त तक हमारे अधीन होगा। आचार्य चंद्रगुप्त, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा। चलो। परंतु नौकाओं की ओर चलो, चलो चलो, वापस चलो। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। बधाई हो सम्राट, हमने शत्रु को भगा दिया। आपकी उपस्थिति ने ही उनका मनोबल क्षीण कर दिया। शत्रु भयभीत होकर भाग गया। मैं इस विजय को नहीं मानता। मैं अपने शत्रु को भली भांति जानता हूं। वो अपने अंतिम श्वास तक लड़ने वालों में से है, युद्ध भूमि से भाग जाने वालों में से नहीं। मेरे लिए ये अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। लीजिए आचार्य, सभी यहाँ उपस्थित हैं। अब उत्तर दीजिए। आचार्य, जब लक्ष्य हमारी मुट्ठी में था तब आपने हमें युद्ध भूमि से लौटने के लिए क्यों कहा? आचार्य, धनानंद मेरे समक्ष था, मैं उसका अंत कर सकता था। आचार्य चंद्रगुप्त, कभी कभी एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटा युद्ध हारना भी पड़ता है। अर्थात ये कि क्या तुम्हें स्मरण है, सिकंदर जैसे महान और शक्तिशाली शासक ने भी झेलम के समक्ष अपने घुटने टेक दिए थे। स्मरण है मुझे आचार्य। आपने मुझे बताया था कि झेलम पर महाराज पुरु और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने झेलम पार करने से मना किया था, विरोध किया था। किंतु उससे इसका क्या लेना देना आचार्य? लेना देना है चंद्रगुप्त। मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें अपने इतिहास का ज्ञान है, परंतु सिकंदर की उस महान विशाल शक्तिशाली सेना ने झेलम पार करने से मना क्यों किया था? क्या इसका कारण जानते हो? उत्तर नहीं जानते ना? उत्तर जानने के लिए इस मानचित्र को ध्यान से देखना होगा। यहां ठीक बीच में है मगध राज्य और इसकी 3 दिशाओं में ये 3 नदियां हैं जो इसे ये सुरक्षा चक्र प्रदान करती हैं। उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सूर्या नदी और यहां दक्षिण में इन पत्थरों द्वारा संरक्षण प्राप्त करता है मगध। एक बार को तुम मगध की उस शक्तिशाली सेना को भूल भी जाओ तो भी इन 3 नदियों द्वारा दिए गए सुरक्षा चक्र के कारण मगध की वही शक्तिशाली सेना किसी भी शत्रु आक्रमणकारी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। सिकंदर और उसके सेना अधिकारी ये बात भलीभांति जानते थे कि झेलम नदी को पार करने से कहीं अधिक कठिन होगा गंगा नदी को पार करना, क्योंकि मगध तक पहुंचने के लिए गंगा नदी को भी पार करना पड़ेगा। यदि आज हम ये छोटा सा युद्ध जीत भी जाते तो भी बड़े युद्ध में हमारी पराजय निश्चित थी। हम युद्ध करने से पूर्व ही उसमें पराजित हो चुके होते और हमारी पराजय के साथ ही असंख्य निर्दोष सैनिक भी मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। हाँ, ये सत्य है। आज तक किसी ने मगध पर आक्रमण करने की सोची भी नहीं। किंतु आचार्य, आप तो ये सब जानते थे ना, फिर आपने गंगा के तट के छावनी पर आक्रमण क्यों किया? दुर्धरा, मैं आचार्य की कूटनीति समझ गया हूं। ये युद्ध हमने केवल एक भ्रम उत्पन्न करने के लिए किया है। अब जब धनानंद ने यह देख लिया कि उसकी प्रमुख छावनी हमारे निशाने पर है, तो अब वो उसकी छावनी को और सशक्त बनाने में जुट जाएगा और अपने सभी प्रमुख संसाधनों को गंगा तक की छावनी पर लगा देगा। एकदम उचित कहा तुमने चंद्रगुप्त। आज के इस आक्रमण ने धनानंद के मस्तिष्क में भय, संशय की भावना को और अधिक प्रबल कर दिया होगा। अब धनानंद वहां हर प्रहर के लिए सुरक्षा चक्र का निर्माण करवाएगा। उसका सारा ध्यान इसी छावनी को और सशक्त करने में लग जाएगा और अब वो वहां पहरे की मीनारें
सैनिकों के लिए शिविर, चिकित्सा घर और शस्त्रागार खड़े करेगा। इसका अर्थ ये है कि हम शीघ्र ही उस छावनी पे आक्रमण करेंगे और उसे अपने अधीन कर लेंगे। हाँ स्थूल, और इस प्रकार हम कम शक्ति, परिश्रम और संसाधनों के साथ धनानंद की सैन्य शक्ति को विभाजित कर उसके बल को क्षीण कर देंगे। उचित कहा तुमने चंद्रगुप्त। यदि मेरा अनुमान सही है तो कल सूर्यास्त तक धनानंद इस छावनी को पूर्ण रूप से सज्ज कर देगा। उचित है आचार्य। यदि ऐसी बात है तो हम कल रात्रि ही मगध की धरती पर अपना प्रथम आक्रमण करेंगे। और अखंड भारत के सपने को साकार करने की ओर अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। जानता हूं कि तुम सोच रही होगी कि मैं रात भर अपने कक्ष में बैठकर इन पत्थरों से स्वर्ण क्यों निकाल रहा हूं, जबकि मेरे परम शत्रु वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे, है ना? कुछ आदतें होती हैं तारा जो कभी नहीं जाती, और ये तो वो आदत है जो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता, क्योंकि ये आदत मेरी प्यारी बहन दुर्धरा से जुड़ी है। आपके भाई सम्राट धनानंद ने आपकी एक मुस्कान के लिए क्या नहीं किया? धरती पाताल आकाश एक कर दी, और उनके प्रेम का ऋण आपने विश्वासघात के साथ चुकाया राजकुमार। अभी अमात्य की बात के विषय में सोच रही हूँ। चंद्र, मुझे गलत मत समझना। इस धर्म युद्ध में मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी पत्नी बनने का मुझे कोई दुख नहीं, किंतु एक बात है जो मुझे निरंतर व्यथित करती रहती है। मेरे भाई अपने जीवन में चाहे कैसे भी हो, किंतु मेरे प्रति उनका प्रेम सदैव परिशुद्ध और अथाह रहा, इतना अथाह कि मुझे उनका सत्य ज्ञात होने पर, मेरे उनसे सारे संबंध तोड़ने पर भी उन्होंने हमारी वार्षिक परंपरा का पालन किया। कौन सी परंपरा? हर रक्षाबंधन पर मैं और मेरी बहन ये परंपरा निभाते हैं। तारा, तुम तो दुर्धरा को भली भांति जानती हो। उसे दुर्लभ वस्तुएं कितनी प्रिय हैं। ऐसे ही एक रक्षाबंधन के दिन उसने मुझसे मेरे हाथ से निर्मित आभूषण की मांग की, और उस वर्ष भाई स्वयं अपनी सोने की खान पर गए, जहां उन्होंने एक विशाल पत्थर चुना। कई दिन तक भाई उससे स्वर्ण निकालते रहे और अपने हाथों से निकाले स्वर्ण से उन्होंने मेरे लिए आभूषण बनाया। और उस वर्ष से प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर यह हमारी एक विशेष परंपरा बन गई। प्रतिवर्ष दुर्धरा और मुझे रक्षाबंधन की प्रतीक्षा रहती। दुर्धरा अपना मन वांछित आभूषण का चित्र बनाती और मैं अपने हाथों से स्वर्ण निकालकर उसके लिए वही आभूषण बनाता। देखो ना तारा, दुर्धरा और मेरा संबंध कब का टूट चुका है, किंतु ये आदत है कि छूटे ही नहीं। स्वयं को कष्ट क्यों दे रहे हो धनानंद?
ये सब करके तुम्हें क्या प्राप्त होता है? तुम देखना, एक दिन मेरी बहन मेरे पास अवश्य लौटेगी और फिर मैं उसे वो सारे आभूषण दूंगा जो वर्षों से मैं उसे नहीं दे पाया। उस दिलचट्टे ने भले ही मुझसे मेरी सोने की खान छीन ली, मेरी बहन मुझसे छीन ली, किंतु मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं वो सब पुनः प्राप्त कर लूंगा जो उसने मुझसे छीना है। अब पंडित, मुझसे झूठ मत बोलो। अमात्या यहाँ कई दिनों पहले ही आ गए थे और तुम मुझसे कह रहे हो कि वो यहाँ आए नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ना तो यहाँ अमात्या आए और ना तो महारानी तारनी की माँ के लिए महामृत्युंजय यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। अब बोल रहा है पंडित? हाँ कैव्रत जी, किंतु मुझे एक बात का पता है। कौन सी बात? यह कि इस मंदिर से कुछ दूरी पर मगध सैनिकों के शव मिले थे। वो काम चंद्रगुप्त का था। उसने सैनिकों को मारकर अमात्य को बंदी बना लिया और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि चंद्रगुप्त ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि महारानी तारनी ने उसकी मदद की थी। मुझे तुरंत यह जानकारी सम्राट तक पहुंचानी होगी। यदि तारिणी सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है तो ये बात मुझे सम्राट को तुरंत बतानी होगी। नहीं, मुझे आवेग से नहीं विवेक से काम लेना चाहिए। यदि बिना किसी प्रमाण के मैंने तारिणी पर इतना बड़ा आरोप लगाया तो सम्राट मुझे ही मृत्यु दंड दे देंगे और तारिणी के इस विश्वासघात का प्रमाण तो स्वयं अमात्या ही देंगे। बस किसी प्रकार मैं अमात्या को चंद्रगुप्त के पंजे से छुड़वा लूं। मेरी बात सुनो दुर्धरा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में धनानंद के लिए आज भी अथाह प्रेम है, किंतु अंतर केवल इतना है दुर्धरा कि धनानंद के लिए प्रेम एक बंधन है, जहां वो चाहता है कि जो उससे प्रेम करता हो वो उसके अनुसार ही रहे। किंतु तुम ऐसे भाई के प्रेम के योग्य नहीं हो दुर्धरा। जानती हो, तुम्हें इससे कहीं अधिक प्रेम करने वाला और प्यारा भाई चाहिए। चंद्र, तुम्हारा इतना साहस कि तुमने मेरी बहन दुर्धरा को रुलाया, वो भी रक्षाबंधन के पर्व पर। स्थूल, भला मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे केवल एक संकेत दो, मैं अभी चंद्र को सीधा कर दूंगा। स्थूल भद्र जी, मेरी मंशा आपकी बहन को दुखी करने की नहीं थी। किंतु तुम सत्य कह रहे हो या? चलो, अंततः मेरी प्यारी बहन के मुख पे एक सुंदर सी मुस्कान आ गई। चलो चलो महारानी, शीघ्र करो, मुझे शीघ्र ये राखी बांध दो। इस मिठाई को रसोई से यहाँ तक लाते वक्त कम से कम 33 बार मेरा मन मचला होगा। आज तुम्हारा भाई तुम्हें ये वचन देता है कि अपनी अंतिम श्वासों तक मैं तुम्हारी हर क्षण रक्षा करूंगा।
तुम पर आने वाले प्रत्येक संकट को मुझसे स्थूल भद्र से टकराना पड़ेगा। और मैं भी वचन देती हूँ कि मैं कभी अपने भाई को दुखी नहीं होने दूंगी और सदैव उसकी इस मीठी मुस्कान को बनाए रखने का प्रयास करूंगी। ये देखो तारा, मेरी बहन को ये उपहार अवश्य पसंद आएगा, है ना? सच धनानंद, तुम्हारा ये व्यवहार मेरी समझ के परे है। कल तक तुम चंद्रगुप्त के लहू के प्यासे थे और आज तुम अपने शत्रु के षड्यंत्र से निश्चिल यहाँ दुर्धरा के लिए अपने हाथों से आभूषण बना रहे हो। सच, तुम इतनी चिंता करती हो तारा। उस चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रबंध तो मैं पहले ही कर चुका हूं। प्रबंध कर लिया? इसका क्या तात्पर्य है? शत्रु का शत्रु मित्र होता है। एक सप्ताह के भीतर उस तिलचट्टे का शत्रु अर्थात मेरा मित्र अपना प्रतिकार लेने आ रहा है और फिर हम दोनों मिलकर उस तिलचट्टे को परास्त कर देंगे। चंद्रगुप्त से प्रतिकार? कहीं धनानंद का ये नया मित्र सुलूकुस तो नहीं? यदि ऐसी बात है तो मुझे चंद्रगुप्त को तुरंत सावधान करना होगा। प्रतीत होता है कि ये युद्ध अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। तारिणी के संदेश से ये तो समझ आ गया है कि धनानंद की अगली योजना क्या होगी, किंतु मगध पर अंतिम आक्रमण करने से पूर्व हमें कुछ तथ्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करने होंगे कि क्या वास्तव में धनानंद और सेल्यूकस एक हो गए और सेल्यूकस एक सप्ताह के भीतर भारत आ रहा है। किंतु हम ये सब सुनिश्चित करेंगे कैसे? तारिणी के कथन के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विश्वसनीय सूत्र भी तो नहीं है। पौरव नरेश महाराज मलय केतु ने स्वयं इस तथ्य की पुष्टि की है दुर्धरा। स्थूलभद्र भी कुछ ही समय में प्रमाण लेकर आ रहा होगा। ये तो यवन सैनिकों के शव हैं। हाँ, स्वयं महाराज मलय केतु ने यह बताया कि इन यवन सैनिकों को पौरव सेना ने हिंदुकुश घाटी में मार गिराया। कदाचित ये यवन सैनिक हिंदुकुश घाटी से भारत भूमि में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे होंगे। महाराज मलय केतु ने यह भी बताया है कि उनके गुप्तचरों ने सूचना दी है कि हिंदुकुश घाटी के उत्तरी छोर पर यवन सेना की गतिविधियां बढ़ गई। अर्थात धनानंद और सेल्यूकस ने संधि कर ली, बस इसीलिए वो भारत की ओर बढ़ रहा है। और अब तक तो उन्होंने एक विशाल सेना सज भी कर दी होगी। आचार्य, मेरे विचार से समय आ गया है कि इससे पहले भारत के दो शत्रु सेल्यूकस और धनानंद एक हो, हमें मगध की धरती पर अपना अंतिम आक्रमण कर धनानंद को उसके सिंहासन से विमुख करना ही होगा। चंद्रगुप्त, हमें जो भी करना है शीघ्र करना होगा, क्योंकि यह समाचार अब शीघ्र ही धनानंद तक भी पहुंचेगा और यह समाचार पहुंचते ही वो अमात्य राक्षस को अवश्य बुलाएगा और तब उसे पता चल जाएगा कि अमात्य राक्षस हमारे पास बंदी है। हाँ आचार्य, अमात्य के लुप्त होने की जानकारी धनानंद तक पहुंचे उससे पूर्व तारिणी को महल से निकालना होगा। एक देश महान बनता है उसके लोगों से, परंतु प्रायः वही लोग अपने देश और उसकी स्वतंत्रता का आकलन कम करने लगते हैं। स्मरण रहे, यह स्वतंत्रता आपकी धरोहर नहीं, ना ही आपकी पैतृक संपत्ति है। यह तो उस अमूल्य पूंजी के समान है
जिसे सहस्त्रों लोगों के अथक प्रयास, बलिदान और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा के कारण हमने प्राप्त किया है। इसलिए सदैव अपने देश के प्रति कृतज्ञ और निष्ठावान रहे, क्योंकि देश है तो हम हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये विषकन्याएं कहाँ रह गई? रुको! कौन है जो मेरी दासियों को महल में आने से रोक रहा है? आने दो इन्हें। आचार्य, सदैव के भांति ये योजना भी मेरे समझ ही नहीं आ रही। आपने पहले इतनी सारी मछलियां हमसे पकड़ाई, उसके बाद में यही सड़ी हुई मछलियां उसी नदी में फिर से बिका रहे। इस प्रकार हम वो छावनी कैसे अपने अधीन करेंगे? कहीं आपकी योजना ये तो नहीं कि वहां उपस्थित सैनिकों को इन मछलियों के दुर्गंध से मूर्छित कर दे? नहीं, परंतु मेरी योजना ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया है स्थूलभद्र। ये दुर्गंध कैसी? ये इन मरी हुई मछलियों की दुर्गंध है। सही कह रहे हो। चलो चलते हैं। चंद्र, आचार्य तो मुझे अपनी योजना नहीं समझाने वाले, किंतु तुम ही समझा दो ना सरल भाषा में। देखो सुन, जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए हम जाल में चारा फंसाते हैं, बस उसी प्रकार ये मरी हुई मछलियां हमारे शत्रुओं के लिए चारा है, जिसके कारण वो स्वयं हमारे जाल में फंसने चले आएंगे। चंद्र, मछलियों को पकड़ने वाले इस ब्रह्म ज्ञान के लिए धन्यवाद, किंतु मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि सड़ी हुई मछलियां हम नदी में क्यों फेंक रहे हैं। स्थूलभद्र, पहले दिया गया कार्य पूर्ण करो, समय आने पर कारण भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, किंतु आचार्य, हम धनानंद को किस प्रकार भ्रमित करेंगे? क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात धनानंद उस छावनी के ऊपर हित की भांति अपनी दृष्टि जमा के बैठा होगा। निश्चित रहो स्थूल, आचार्य ने उसका भी प्रबंध कर दिया है। विषकन्याएं, हमारी विषकन्याएं किसी भी क्षण मगध पहुंचती होंगी। वो धनानंद के लिए एक ऐसी समस्या उत्पन्न करेगी कि ये छावनी हमारे अधीन अवश्य होगी। ये विषकन्याएं कहाँ रह गई? अब धनानंद किसी भी क्षण छावनी की ओर कूच कर सकता है। रुको, सम्राट का आदेश है, कल सूर्योदय तक ना कोई महल से बाहर आएगा, ना बाहर से भीतर प्रवेश लेगा। कौन है जो मेरी दासियों को महल में प्रवेश करने से रोक रहा है? इन दासियों को स्वयं सम्राट ने मेरे लिए नियुक्त किया है, और तुम इनका प्रवेश वर्जित कर रहे हो। क्षमा करें महारानी। आने दो इन्हें। धनानंद ने मुझे इनके साथ देख लिया तो उसे संदेह हो जाएगा। तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अंतिम बार ये देखने आई थी कि क्या तुम्हारा युद्ध पर जाने का निर्णय अटल है? तारा, मुझे विश्वास है कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तब तुम और मैं मिलकर अपने जीवन का एक नया अध्याय आरंभ करेंगे। किंतु हाँ, उससे पूर्व मुझे उस
चाणक्य और चंद्रगुप्त के जीवन के अध्याय को समाप्त करना होगा। धनानंद छावनी तक पहुंचने ही वाला है। धनुर्धरों, सज्ज हो जाओ। अब तो धनानंद भी छावनी तक पहुंचने वाला है। अब तो मुझे बता दो कि उन सड़ी हुई मछलियों की सहायता से हम इस छावनी को अपने अधीन कैसे करेंगे? ये दोस्तों, स्वयं देख लो। ये दुर्गंध कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं है सम्राट, ये कुछ दूषित मछलियां हैं। कदाचित पानी के तेज प्रवाह से बहकर ये नदी के तट पर आ गई हैं। ये उन्हीं की दुर्गंध है। ये नदी है, कोई समुद्र नहीं कि जिसके प्रवाह में इतना बल हो कि कोई भी वस्तु तट तक आ जाए। नाव सज्ज करो। ये हमें भ्रमित करने के लिए अवश्य उस चाणक्य की कोई चाल होगी। मगध की सेना नाव में सवार होकर हमारी ओर आ रही है। किंतु क्यों? हमने तो उनके मत। अच्छा, तो इसलिए हमने सड़ी हुई मछलियां फिर से नदी में फेंक दी थी। हाँ स्थूल, अब समझ में आया। जैसा कि चंद्रगुप्त ने कहा, ये सड़ी हुई मछलियां वास्तव में हमारे शत्रु को फंसाने के लिए जाल के चारे का कार्य करें। हाँ, अब जब मगध की सेना नदी के बीचों बीच होगी, हम उन पर आक्रमण करेंगे। और जब तक धनानंद और उसकी सेना को कुछ समझ आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यहाँ तो शत्रु की कोई नाव नहीं है सम्राट, ना ही कोई संदेहजनक गतिविधि है। यहाँ तो हर ओर केवल ये मरी हुई मछलियां हैं। मछलियों पर तेल, अर्थात उस कुटिल चाणक्य ने नदी में तेल डाला है। तट की ओर लौटो तुरंत। चंद्रगुप्त की सेना के एक एक सैनिक को मार डालो, किसी को मत छोड़ना। आक्रमण! आचार्य, हमारी योजना तो उस छावनी को क्षति पहुंचाने की नहीं, अपितु उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर उसके संसाधनों का उपयोग करने की थी। किंतु यदि इस प्रकार युद्ध चलता रहा तो इस छावनी को ध्वस्त होने के लिए अधिक समय नहीं लगेगा।
निश्चिंत रहो स्थूल, बहुत शीघ्र ही अब इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगने वाला है और धनानंद यहाँ अधिक समय तक नहीं रहेगा। और वो जैसे यहाँ से चला जाएगा, ये छावनी बड़ी सरलता से हमारे अधीन हो जाएगी। हमारी योजना फलीभूत हो रही है। धनानंद का दूत उस तक ये समाचार लेकर पहुंच चुका है। मगधपति की जय हो। महल से एक आकस्मिक समाचार प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त की विषकन्याओं ने महल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। वो किस रूप में है, महल में आई कैसे, ये कोई नहीं जानता, किंतु महल के सभी सुरक्षाकर्मी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तारा? मेरी तारा कहाँ है? महारानी महल में ही है सम्राट। और उनकी सुरक्षा? जब तक विषकन्या का संकट टल नहीं जाता, तब तक महल को और महारानी के कक्ष को कड़ी सुरक्षा प्रदान की गई है सम्राट। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने हमारे साथ दोहरी चाल चली है सम्राट। आपको यहाँ युद्ध में उलझाकर और महारानी को वहाँ महल में। अब हम क्या करेंगे सम्राट? हम एक एक शत्रु को मृत्यु के घाट उतारेंगे। हम इस छावनी को हार नहीं सकते। आचार्य, प्रतीत होता है कि विषकन्याओं को महल में भेजने की हमारी योजना विफल हो गई, क्योंकि वो धनानंद तो इस छावनी को छोड़ के ही नहीं जा रहा। कहां छिपा है तिलचट्टे? साहस है तो सामने आ। स्थूल, धनानंद अवश्य यहां से जाएगा, तुम बस थोड़ा धैर्य साधो। किंतु चंद्र, तुम इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि इस समय धनानंद का प्रेम संकट के घेरे में है। और घृणा और प्रेम के युद्ध में जीत सदैव प्रेम की ही होती है। इसीलिए निश्चित रहो। तारा को एक बार पुनः नहीं खो सकता। मेरे लिए तारा से बढ़कर कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सम्राट, क्षमा करें सम्राट, आपके जाने से चंद्रगुप्त के सामने हम ये छावनी हार जाएंगे। हार हो या जीत, मेरे लिए तारा से बढ़कर कुछ नहीं। यदि मुझे तारा और इस छावनी में से किसी एक को चुनना हो, तो मैं केवल अपनी तारा को ही चुनूंगा। चलो। चंद्रगुप्त, अब समय आ गया इस युद्ध का अंत करने का। जी आचार्य। तू धृतराष्ट्र तक एक संदेश भिजवाओ कि यहाँ सब कुशल और मंगल। मगध की धरती पर अपनी प्रथम पराजय के लिए सज्ज हो जाओ धनानंद। चंद्र का कोई संदेश आया? उनको गए तो लगभग 2 पहर हो चुके, तो अब तक चंद्र का कोई संदेश क्यों नहीं आया? मुझे लगता है कि मुझे स्वयं वहां जाकर चंद्र की सकुशलता का पता लगाना होगा। क्षमा करें महारानी, किंतु आचार्य चाणक्य की ओर से कड़ा निर्देश है कि जब तक कि उनकी ओर से कोई संदेश न आ जाए, आप पिपली वन के राजमहल से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तुम तुरंत जाओ और जाकर पता लगाओ। हो सकता है चंद्र ने राजदूत के द्वारा कोई संदेश भेजा। जाओ।
आपका काम हो गया कैरावत जी। आपके निर्देश अनुसार मैंने चंद्रगुप्त का संदेश आपके संदेश से बदल दिया है और चंद्रगुप्त का संदेश ले जा रहे सैनिक को इसका कोई अनुमान नहीं है। अति उत्तम। अब बस हमें सही अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। महारानी, महाराज चंद्रगुप्त का संदेश आ चुका है। ये संदेश तो स्तूल ने भेजा है। हमने धनानंद की छावनी को जीत लिया है, किंतु धनानंद के प्रहार के कारण चंद्रगुप्त अत्यंत घायल है। आचार्य का आदेश है कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र गंगा तट पर स्थित धनानंद की छावनी पर पहुंचो। संदेश मिलते ही महल से निकल जाना। दुर्धरा महल से निकल चुकी है। अब हमें अमात्य को मुक्त कराने से रोकने वाला यहाँ कोई नहीं। चलो। गुरु के शास्त्र और शिष्य के शस्त्र ने फिर एक बार चमत्कार कर दिखाया। अब धनानंद की ये छावनी हमारी हुई और साथ ही इसी के सारे संसाधन। साधो, इस कैर व्रत को मैं आज देख रहा हूं, पता नहीं वो कितने वर्षों से लुप्त था। आज तुमने जो किया वो मगध सेना के गौरवशाली संचालक के अनुरूप किया। मैं महामहिम को अवश्य बताऊंगा कि किस अधम्य साहस से तुमने मुझे मुक्त करवाया। और अब उस चाणक्य और चंद्रगुप्त का बचना असंभव है। हमारे वीर सिपाहियों, मगध की धरती पर यह हमारी पहली जीत है। जिस प्रकार हमने मगध की इस भूमि को स्वतंत्र किया है, उसी प्रकार हमें शीघ्र ही पूरे मगध को स्वतंत्र करना है। और एक बार चंद्रगुप्त जब धनानंद को उसके सिंहासन से विमुख कर देगा, तो हम सब एक साथ मिलकर अपने अखंड भारत के स्वप्न की ओर अग्रसर होंगे। एक देश, एक राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की! चंद्रगुप्त मौर्य की! चंद्रगुप्त मौर्य की! चंद्र, तुम ठीक हो? भगवान की कृपा है कि तुम सकुशल हो। किंतु यदि तुम सकुशल हो तो वो संदेश? कैसा संदेश? और दुर्धरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें महल में रहने के लिए कहा था। हमारे राजदूत ने मुझे संदेश दिया था। उसमें लिखा था कि सम्राट ने तुम्हें घायल कर दिया, इसलिए आचार्य ने मुझे शीघ्र यहाँ बुलाया है। किंतु मैंने तो तुम्हें ये संदेश भिजवाया था कि यहाँ सब कुछ कुशल और मंगल है। अर्थात तुम्हारा संदेश किसी ने बदल दिया। किंतु ऐसा कौन करेगा? कैर व्रत। वो इस युद्ध में धनानंद के साथ नहीं आया चंद्रगुप्त, और तारिणी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। अर्थात कैर व्रत ये समझ गया है कि हमने अमात्य को बंदी बनाकर रखा है और वो उन्हें मुक्त करवाना चाहता है, इसीलिए उसने ये चाल चली। आचार्य, हमें शीघ्र महल लौटना होगा।
राह में पड़ी धूल का कोई महत्व नहीं होता, परंतु यही धूल हमें बहुत कुछ सिखा भी जाती है। यदि हम इस पर पांव रखें तो ये उठती है, हमसे प्रतिकार लेती है, और यदि आंख में पड़ जाए तो पीड़ा का कारण भी बन सकती है। इसलिए यदि बलवान हो तो कभी किसी को छोटा या निर्बल मत समझो, और यदि निर्बल हो तो शोषण मत सहो, प्रतिकार लेना सीखो, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति केवल तभी तक दुर्बल है जब तक वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध नहीं करता। नीतियां मेरी, नियति आपकी। अब भी वक्त है चंद्रगुप्त के साथ संधि कर लो और मगध के आगे संसार झुकता है, मगध किसी के आगे नहीं झुकता और ना ही कभी झुकेगा। तारा, उठो तारा, तारा। मगधपति की जय हो। महल से एक आकस्मिक समाचार प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त की विषकन्याओं ने महल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। वो किस रूप में है, महल में आई कैसे, ये कोई नहीं जानता, किंतु महल के सभी सुरक्षाकर्मी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कहीं विषकन्याओं ने मेरी तारा को कोई क्षति तो नहीं पहुंचाई? हमारे सैनिक इस अवस्था में? क्या वो कैवत था? क्या उसके साथ अमात्य था? किस दिशा में गए हैं वो? चंद्रगुप्त, तुम इस दिशा से जाओ, हम सब दूसरी दिशाओं से जाकर उसे घेरते हैं। जी आचार्य। रुको! ये स्वर प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त अपनी सेना के साथ लौट आया है। उचित कह रहे हो तुम, हमें अलग अलग दिशा में हो जाना चाहिए। व्रत, तुम आगे बढ़ो, इसे तो मैं देख लूंगा। नहीं अमात्य, नहीं, मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं गवा सकता। आज आप और मैं मिलकर इस देशद्रोही का अंत कर देते हैं, सारे खेल का ही अंत कर देते हैं। साधु, आप पीछे हटिए अमात्य, मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता। इतने समय पश्चात मिले हो,
मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें प्रशिक्षण कैसा दिया है। क्या भी तुम देखना चाहते हो कि मेरे गुरु ने मुझे कैसे प्रशिक्षण दिया है अमात्य राक्षस? आत्मसमर्पण कर दो अमात्य राक्षस, शीघ्र। नहीं, कभी नहीं। दुर्धरा वो ये इसी के योग्य थे। चंद्रगुप्त, अमात्य, कैरव्रत, तुम्हारी वीर गति व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझे मां महिम से शीघ्र मिलना होगा और तारा के विश्वासघात का यह प्रमाण देना होगा। यदि अमात्य महल में पहुंच गए तो सम्राट के समक्ष तारिणी का सत्य प्रकट हो जाएगा। चिंता मत करो दुर्धरा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि विषकन्याओं के साथ तारिणी भी मगध से निकल गई होंगी और वो शीघ्र ही आते होंगे और कल सूर्योदय के समय हम धनानंद के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध आरंभ करेंगे। चंद्र, वो देखो। तारिणी कहाँ है? उसने तो कहा था कि वो महल से तुम्हारे साथ निकलेगी। तारिणी अभी कुछ समय और महल में रहेगी। क्या? किंतु क्यों? हमें सूचना मिली थी कि धनानंद किसी भी क्षण महल लौट सकते हैं। यदि आज तारिणी वहां नहीं रुकती तो कदाचित हमें ही पकड़ लेता। तारिणी ने कहा था कि वो सही अवसर देखकर महल से निकल जाएगी और कल प्रातः काल से पूर्व ही हमारे साथ होगी। चंद्र, हमें तारिणी को बचाना होगा। अब हम क्या करेंगे? क्यों ना हम एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी लेके महल में चले जाए और तारिणी को बचा ले। हाँ आचार्य। चंद्रगुप्त, कल से हम अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आरंभ करने जा रहे हैं। इसलिए हमारा सारा ध्यान केवल उस युद्ध की ओर केंद्रित होना चाहिए। रही बात तारिणी की, तो मत भूलो कि वो भी एक योद्धा है, अपना ध्यान स्वयं रख सकती है। और यदि उसने कहा है कि वो कल प्रातःकाल हमें आकर मिलेगी, तो हमें उसकी बात पर विश्वास करना होगा। परंतु कल तक सारा ध्यान केवल युद्ध की ओर केंद्रित करना होगा। अब चलो, मुझे युद्ध संबंधित रणनीति पर तुमसे कुछ विचार विमर्श करना है। उस चंद्रगुप्त की विषकन्याओं ने तुम्हें क्षति तो नहीं पहुंचाई? मैं ठीक हूं धनानंद, किंतु देखो ना, शत्रु हमारे महल तक आ पहुंचे। आज हमने अपने कितने लोगों को खो दिया।
जब तक ये युद्ध चलता रहेगा, ये घृणा का चक्र भी चलता रहेगा। अब भी वक्त है धनानंद, चंद्रगुप्त के साथ संधि कर लो और इस युद्ध का अंत कर दो। मगध के आगे संसार झुकता है, मगध किसी के आगे नहीं झुकता और ना ही कभी झुकेगा, इसलिए संधि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता तारा। किंतु तुम निश्चिंत रहो तारा, ये महल नहीं किला है। यहां पर सेंध लगाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उन विष कन्याओं को पकड़ पकड़ कर मृत्यु प्राप्त होगी। किंतु तुम तारा, तारा उठो तारा, तारा ये भोजन तुमने किया है तारा? कदाचित उन विष कन्याओं ने इसमें विष मिलाया हो। तारा, तारा तुमने किया ये भोजन, उठो तारा। तुम सब के सब किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे होते हुए तुम्हारी आंखों में धूल झोंककर वो विष कन्याएं महल के भीतर आ गई और तारा के भोजन में विष मिला दिया। सम्राट, हमने भोजन का निरीक्षण कर लिया है, ये विषाक्त नहीं है और महारानी के शरीर में कोई विष नहीं है। तो अब तक तारा की मूर्छा टूटी क्यों नहीं राजवैद्य? अवश्य आप औषधि सही मात्रा में नहीं दे रहे होंगे। उठिए आप, मैं उपचार करूंगा। लाइए, दीजिए मुझे औषधि। किंतु सम्राट, हमने महारानी को सभी औषधियां सही मात्रा में दे दी हैं। अब और अधिक औषधि देना इनके लिए हानिकारक हो सकता है। किंतु आपके उपचार में अवश्य कोई कमी है राजवैद्य, अन्यथा तारा की मूर्छा अब तक टूट गई होती। आप इसे ठीक कीजिए राजवैद्य, आप इसे ठीक कीजिए। तारा, तारा उठो, तारा। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु एक दुखद समाचार आया है। चंद्रगुप्त के सैनिकों ने कैरावत जी का शव हमारे महल के रक्षकों को सौंप दिया है और साथ में ये संदेश भी भेजा है। धनानंद, तुम्हारे अंतिम भाई का शव मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। महाराज चंद्रगुप्त ने अमात्य राक्षस को अत्यधिक चोटिल कर दिया है, इसलिए वो अधिक दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास ही होंगे। राक्षस आपके सबसे बड़े विश्वासघाती का सत्य प्रकट करने आ रहा है। महामहिम, आ रहा हूं मैं। तुम्हारे अतिरिक्त अब मेरा कोई नहीं है तारा। मेरे सारे भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके। मेरी प्यारी बहन दुर्धरा ने मेरा त्याग कर दिया है और
मेरे जीवन के हर उतार चढ़ाव में मेरा साथ देने वाले अमात्य की भी कोई सूचना नहीं। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तारा। तुम जैसा अंत चाहती हो इस युद्ध का, ठीक वैसा होगा। मैं कोई छल नहीं करूंगा तारा, सच कहता हूं, कोई छल नहीं करूंगा। तुम बस मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हारे बिना वो निर्जीव जीवन जिया है, मैं पुनः वो निर्जीव और खोखला जीवन नहीं जीना चाहता तारा। लौट आओ मेरे पास, मैं धनानंद के लिए लौट आओ। सावधान सावधान सावधान! मगधपति सम्राट धनानंद के परम शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त चाणक्य ने मगध के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। सावधान सावधान सावधान! सम्राट, महामात्य की कोई सूचना मिली? अभी तक तो नहीं सम्राट, परंतु हमारे सैनिक उन्हें ढूंढ रहे हैं। हमारे सभी सैनिकों को यहाँ पर बुला लो। अब महामात्य की खोज नहीं, केवल युद्ध होगा। जैसे ही महारानी की मूर्छा टूटे मुझे सूचित कर देना, भले ही मैं युद्ध भूमि पर क्यों ना। जो आज्ञा सम्राट। मैं अपने कहे एक एक शब्द पर अटल हूं तारा। इस युद्ध का अंत तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। यदि तुम नहीं चाहती कि मैं उस चाणक्य और चंद्रगुप्त को मारूं तो ठीक है, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। बस तुम मेरे पास पुनः लौट आओ। दूसरों की भांति मुझे छोड़कर मत जाना। मगधपति सम्राट धनानंद और भारत पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य आरंभ होने वाला ये वो ऐतिहासिक युद्ध था जिस पर समूचे भारतवर्ष की एकता, अखंडता और उसका भविष्य टिका था। चंद्र, आज जो ध्वज आज पीपली वन के महल में लहरा रही, वही ध्वजा मुझे भारतवर्ष में लहरानी है। चंद्र, मुझे वचन दो चंद्र कि तुम सम्राट बनकर रुकोगे नहीं। तुम एक नए भारत की नींव रखोगे। हमारे देश के सम्मान और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे। वचन देता हूँ माँ कि जब तक मेरी डमरियों में आपका लहू बहेगा तब तक मैं मातृभूमि के प्रति अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। शीघ्र ही आपके अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करेगा आपका पुत्र चंद्रगुप्त। सज्ज हो चंद्रगुप्त। अंततः वो घड़ी आ ही गई जब मैं धनानंद की ही धरती पर उसके वर्चस्व का अंत कर दूंगा।
चंद्रगुप्त। धनानंद, तुम्हारे साम्राज्य को ग्रहण लगाने आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। ये दर्पण देख रहे हैं आप? यदि मैं इसे निरंतर स्वच्छ करता रहूंगा तो इसमें अपनी छवि स्पष्ट देख पाऊंगा, परंतु यदि इसी दर्पण पर मैं कालिख मल दूं तो स्वयं अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाऊंगा इसमें। व्यवसाय और व्यवहार का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। यदि हम व्यवसाय में किसी के साथ स्पष्ट और निर्मल व्यवहार करते हैं तो परिणाम भी स्पष्ट और निर्मल ही होते हैं, परंतु यदि दूसरी ओर हम व्यवसाय में किसी के साथ छल और विश्वासघात की कालिख मल दें तो उस दुर्व्यवहार की हानि भी भोगनी पड़ सकती है। स्मरण रहे, जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे आपके साथ करेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये तो मगध की शाही अंगूठी है जो तुम और तुम्हारे भाई पहनते हैं। ये अंगूठी मेरे ज्येष्ठ पांडुगति की है। ये कदाचित उसके हाथों से तब निकली होगी जब तुमने उसे अपनी माता की कुटिया में मारा होगा। चंद्रगुप्त के समर्थन में जहां एक और पौरव राष्ट्र तक्षशिला, पीपलीवन से लेकर सिंध और पंजाब की क्षेत्रीय जनजातियों की सेनाएं जुड़ रही थीं, वहीं दूसरी ओर धनानंद, जिसके अधीन 14 जनपद हुआ करते थे, वो आज था एकदम अकेला। धनानंद के कुशासन से त्रस्त प्रजा भी एक नए शासन का स्वप्न देखकर अब चंद्रगुप्त के साथ जुड़ने लगी थी। धनानंद जैसे दुष्ट शासक की मुट्ठी से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए जितने हाथ शस्त्र उठाना चाहते हैं, सबका स्वागत है, क्योंकि यह युद्ध नहीं, धर्म युद्ध है। अराजकता के विरुद्ध, स्वतंत्रता के विरुद्ध, मातृभूमि के लिए, अखंड भारत के लिए। जहां एक और चंद्रगुप्त और सशक्त हो रहा था, वहीं दूसरी ओर धनानंद के अहंकार के कारण वो अपने सारे आधार स्तंभ खो चुका था। अधर्म के पथ पर आज वो असहाय और अकेला खड़ा था, किंतु फिर भी वो युद्ध के लिए सज्ज था, क्योंकि मगधपति के लिए उसके सिंहासन से अधिक महत्वपूर्ण इस संसार में और कुछ नहीं था। उस दिन ना चाहते हुए भी धनानंद को अपने अतीत का वो घटनाक्रम स्मरण हो रहा था जो कदाचित आज इस युद्ध का कारण था। तेरे अखंड भारत की सोच के दमन के लिए ही मैंने इस सभा का सृजन किया, ताकि तेरे साथ साथ यहाँ हर कोई ये देख ले कि मैं धनानंद एक विशाल तेजस्वी महानदी हूँ और तू केवल एक माटी का कण है जो किनारे पर रहकर मेरी चरण वंदना तो कर सकता है, किंतु यदि मार्ग में आया तो बहा दिया जाएगा। किस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, वर्षों पूर्व जिसे धनानंद ने एक तुच्छ सा तिनका समझा था,
वही आज एक अटल चट्टान बनकर धनानंद के साम्राज्य को ललकारने आ पहुंचा था अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ। चंद्र, तारिणी की अब तक कोई सूचना नहीं आई और अब तक तो उसे हमारे साथ आ जाना चाहिए था। युद्ध किसी की प्रतीक्षा नहीं करता स्थूलभद्र। आचार्य, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? इस युद्ध में तारिणी ने हमारी बहुत सहायता की। उसके सहयोग के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसे सुरक्षित महल से निकालना हमें सुनिश्चित करना होगा। चंद्र, तुम ही समझाओ ना आचार्य को। तुम सबकी भांति मैं भी चाहता हूँ कि तारिणी यहाँ सकुशल लौटा है, किंतु आचार्य का कथन भी सही है। अब इस युद्ध चक्र को किसी के लिए भी रोकना असंभव, क्योंकि इस युद्ध में हमारे भारत का भविष्य और हमारी स्वतंत्रता दांव पर लगी। उसके आगे कुछ नहीं। यदि तारिणी को बचाने में हमसे एक भी भूल हुई तो युद्ध का सारा पासा पलट जाएगा। अब जो परिस्थितियां हमारे अनुरूप है वो हमारे विरुद्ध हो सकती है। इसलिए इस समय तारिणी के लिए हम केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो सकुशल हमारे पास लौटा है। युद्ध का उद्घोष किया जाए। मैं मगध हूं और मगध को इस सिंहासन से कोई विमुख नहीं कर सकता। महारानी, आप विश्राम कीजिए। आपको आराम की आवश्यकता है। धनानंद कहाँ है? सम्राट युद्ध के लिए सज्ज हो रहे हैं। चंद्रगुप्त अपनी सेना के साथ मगध की सीमा पर आ पहुंचा है। मुझे शीघ्र, अति शीघ्र महल से निकलना होगा। चंद्रगुप्त और अन्य सभी मेरी राह देखते होंगे। क्षमा करें महारानी, अब आप इस महल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। मुझे इन युद्ध के नियमों की कोई परवाह नहीं। मैं इस कक्ष में बंधनी बनकर नहीं रह सकती। मैं आपको युद्ध के नियम के बारे में नहीं बता रहा हूँ महारानी। मैं मगध राज परिवार के वंशज के नियमों के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसका आपको पालन करना होगा, क्योंकि आप गर्भवती हैं। अतः मगध वंशज के नियमानुसार जब तक आप इस शिशु को जन्म नहीं दे देती, तब तक आप इस महल के बाहर नहीं जा सकती। सम्राट का आदेश था कि जब आपकी मूर्छा टूटे उन्हें शीघ्र सूचित किया जाए। मैं अब इस सूचना के साथ शुभ समाचार देकर आता हूँ। रुकिए राजवैद्य, आप ऐसा ना करें। सम्राट को ये समाचार मैं स्वयं दूंगी, और ये आपकी महारानी का आदेश है। आपके आदेश का पालन होगा महारानी, किंतु आपके स्वास्थ्य की सूचना सम्राट को मुझे देनी ही होगी। वे आपके लिए अत्यंत चिंतित हैं। ये सत्य है तारिणी, धनानंद ने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी। धनानंद ने उनकी हत्या ऐसे की कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि वो व्याधि से मरे हैं। ये लीजिए पापा। मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं धनानंद के क्रोध और विष की छाया अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। भाग्य की विडंबना देखो धनानंद,
आज हमारे मिलन से एक जीवन का सृजन होने जा रहा है और मैं इस जीवन को तुमसे दूर, बहुत दूर रखना चाहती। भगत की सेना तो सच है, किंतु धनानंद कहाँ है? उनका नेतृत्व करने के लिए तो बस वही शेष बचा है ना। प्रतीत होता है कि धनानंद आ रहा है। सैनिकों, सज्ज हो जाओ। आते राक्षस यहाँ? मगध सेना का नेतृत्व अमात्य कर रहे हैं, तो फिर धनानंद कहाँ है? मुझे लगा तुम युद्ध के लिए निकल चुके हो। जा ही रहा था, किंतु मुझे सूचना मिली कि तुम्हारी मूर्छा टूट गई है और तुम स्वस्थ हो। इसीलिए कुछ क्षण तुम्हारे साथ व्यतीत करने चला है। आओ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अब जिस युद्ध की ओर मैं जा रहा हूँ, वहाँ बहुत लंबे समय तक मुझे केवल मृत्यु और रक्त देखने को मिलेगा। तो मैं वहाँ तुम्हारे साथ व्यतीत किए स्वर्णिम क्षणों की स्मृतियाँ अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें याद है वो क्षण? हाँ, मुझे स्मरण है। पता है तारा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे विश्वास हो गया था कि हमारा ये साथ बहुत लंबा होने वाला है। समय के साथ हमारे संबंध में बहुत कुछ बदल गया, इसका आभास था मुझे, किंतु ये बदलाव इस स्तर तक बदल जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी। अर्थात? ये तो मगध की शाही अंगूठी है जो तुम और तुम्हारे भाई पहनते हैं। किंतु ये अंगूठी मेरे कौन से ज्येष्ठ की है जानती हो? ये अंगूठी मेरे ज्येष्ठ पांडुगति की है। ये कदाचित उसके हाथों से तब निकली होगी जब तुमने उसे अपनी माता की कुटिया में मारा होगा। सौभाग्यवश ये महामात्य को मिली, जो मेरे प्रति तुम्हारे विश्वासघात का प्रमाण है। ये कक्ष देख रही हो? मैंने हमारे विवाह के समय विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया था। इसका एक एक कोना कारीगरों ने तुम्हारी पसंद को ध्यान में रखकर तराशा है। यहाँ पर पड़ी प्रत्येक वस्तु तुम्हारे पसंद अनुसार बनवाई गई। मैंने सोचा था कि इस कक्ष से हम अपने जीवन का नया आरंभ करेंगे। ये कक्ष उस भविष्य का मुख्य द्वार होगा जो अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा तारा। वो तुम ही थी, आरंभ से तुम ही थी जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। लोग सही कहते हैं कि प्रेम में व्यक्ति अंधा हो जाता है, और मैं
मैं तुम्हारे प्रेम में अंधा हो गया। महामात्य ने कई बार मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ विश्वासघात कर रही हो, मेरे शत्रुओं के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हो, किंतु मैंने उनकी एक नहीं सुनी। तुम मेरे पास उस दिल चट्टे और चाणक्य की गुप्तचर बनकर आई और मुझसे कहा, इतने समय तक थी कहा तुम? मैं अपनी माँ से मिलने गई थी, उन्हें ये बताने कि मैं कुछ समय और मगध में रहने वाला हूँ। मैं यहाँ तुम्हें इस महल में इसलिए लेकर आया क्योंकि वर्षों पूर्व लगे हमारे संबंध के अल्प विराम को हटाकर मैंने सोचा था कि हम अपने जीवन का एक नया आरंभ करेंगे, किंतु तुमने उस चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मेरे एक एक भाइयों की हत्या कर दी। तुमने दशा सिद्धिका के हाथों अंबी कुमार की हत्या करवाई और फिर तुमने ज्येष्ठ दशा सिद्धिका को मेरे ही हाथों मरवाया। मनसा की इतनी बुरी मौत का तुम्हें शोक नहीं था। तुम विचलित इसलिए थी क्योंकि उसने तुम्हें ज्येष्ठ भूतपाल के गणिकाओं के घर से बचाया था और मैंने मनसा की हत्या कर दी और तुमने स्वयं ज्येष्ठ पांडुगति को अपने हाथों से मारा और मुझसे कहा, तुम्हारे वस्त्रों पर ये रक्त कैसा? माँ के फेफड़ों में व्याधि के कारण क्षति हुई है, उनके नाक से कभी कभी रक्त बहता है। झूठ कहा। मैंने फिर भी तुम्हारा विश्वास किया। ज्येष्ठ पांडु को उसके अंत तक तुमने लाकर खड़ा कर दिया और साथ ही मेरे स्वर्ण की खान पर विजय दिलाने में तुमने उस दिलचट्टे की सहायता की। इतना ही नहीं, वो तुम ही थी जिसने विषकन्याओं को इस महल में प्रवेश दिलवाया, क्योंकि तुम जानती थी कि मैं गंगा तट की छावनी को नहीं, तुम्हें बचाने अवश्य आऊंगा। और वो तुम ही थी जिसने मेरे विश्वस्त महामात्य को मुझसे दूर किया और उन्हें उस चंद्रगुप्त और चाणक्य का बंधक बनवा दिया। वो तुम ही थी, मेरा प्रेम, मेरा सर्वस्व, मेरी तारा, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। हाँ, वो मैं ही थी। मैंने अपने अतीत के वो सभी द्वार बंद कर दिए थे जो मुझे तुम तक वापस ला सकते थे धनानंद। मैं पुनः लौटकर तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहती थी। फिर जब चंद्रगुप्त और आचार्य ने मुझे आभास करवाया कि यदि मैंने तुम्हारी क्रूरता और अराजकता का अंत करने में उनकी सहायता ना की तो तुम मध में चूर न जाने कितने निर्दोषों का जीवन नर्क बना देते। मैं तुम्हारा सर्वनाश करने की मंशा से ही यहाँ आई थी। अतः घृणा करती थी मैं तुमसे। पर पता है धनानंद, मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहती, किंतु तुम सही थे। मेरी घृणा में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए प्रेम भी था। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं धनानंद, किंतु तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम झूठा नहीं था। मैंने ये सच्चे मन से चाहा था। मुझे विश्वास था कि मैं अपने प्रेम से तुम्हें बदल दूंगी। इसीलिए मैंने
चंद्रगुप्त के साथ विश्वासघात भी किया, जिसके कारण मनसा और महारानी मूरा को अपने प्राण त्यागने पड़े। किंतु कदाचित मेरे प्रेम के झूठे भ्रम को भंग करने के लिए उनकी आहुति आवश्यक थी, क्योंकि तब मुझे आभास हुआ कि मैं जिस विश्वास को लिए तुम्हारी ओर बढ़ रही हूं वो केवल एक भ्रम है। तुम बदल ही नहीं सकते। जानती हो मैं इतना हंस क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे अब आभास हो रहा है कि तुम्हारे प्यार ने मुझे कितना बड़ा मूर्ख बनाया तारा। सारा संसार कहता है कि मगधपति धनानंद अत्यधिक बुद्धिमान है, चतुर है, किंतु तुम्हारे प्यार ने मुझे मूर्ख बना दिया। तुमने मुझे विश्वास दिला दिया कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और हम साथ में नए जीवन का आरंभ कर सकते हैं। क्यों तुमने ऐसा किया तारा? क्यों मुझसे झूठ बोला? झूठ तो तुमने भी बहुत बोले हैं मुझसे धनानंद। ये दो मुद्राएं देखते हैं आप, देखने में बिल्कुल एक समान, परंतु इनमें से ये मुद्रा स्वर्ण से बनी हुई और ये तांबे से। इस पर केवल स्वर्ण का पानी मात्र चढ़ा हुआ है। अब तांबे की ये मुद्रा देखकर कोई भी कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकता है, तब तक जब तक कि इसे कसौटी पर परखा ना जाए, क्योंकि उसके पश्चात इसका सत्य सबके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार जीवन में बाहरी दिखावे से आप संसार को केवल कुछ ही समय के लिए भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि जब समय आपको कसौटी पर परखेगा तो आपकी वास्तविकता संसार के समक्ष आ ही जाएगी। इसलिए स्मरण रहे, छल का सिक्का अधिक समय तक नहीं चलता। नीतियां मेरी, नियति आपकी। शक्ति और सत्ता की तुम्हारी इस लालसा ने तुम्हारे जीवन से सब कुछ छीन लिया है धनानंद, और एक दिन इसी लालसा में तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। मेरे इस विश्वासघात के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, ये लो, मार दो मुझे।